नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, हम साइकोलॉजी के 47 टेस्टों को हल कर चुके हैं। आज का ये पेपर नंबर आपका 48 है। टोटल 100 टेस्टों की सीरीज यहाँ पर आपके साइकोलॉजी की चल रही है। तो 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर आज हल करने वाले हैं। देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, व्याख्यात्मक रूप से हल कराए जाएंगे, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 फर्स्ट ग्रेड भर्ती, सेकंड ग्रेड भर्ती और थर्ड ग्रेड का जो मुख्य पेपर होगा उसके लिए बेहद ही उपयोगी है। तो यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए सोने का, जो एक तरह से यूँ मान सकते हो कि आपके लक्ष्य तक आपको पहुँचाने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके पहला प्रश्न है, अभिप्रेरक है। क्या है अभिप्रेरक? व्यवहार का आंतरिक स्रोत है, व्यवहार का बाह्य स्रोत है, व्यवहार का वास्तविक स्रोत है और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं होता है। अभिप्रेरक की बात की जाए साथियों, मोटिव की बात की जाए तो इसको व्यवहार का बाह्य स्रोत नहीं बल्कि इसको व्यवहार का आंतरिक स्रोत माना जाता है। विकल्प 1 आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देखेंगे। बाल मनोविज्ञान का जनक है प्लेटो, थॉर्नडाइक, वाटसन और अरस्तु। साथियों, किसको बाल मनोविज्ञान का जनक इनमें से कहा जाता है? प्रश्न संख्या 2 में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है और प्लेटो को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 3 की ओर। यहाँ सेकंड विकल्प आपका सही है, बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? प्लेटो है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने और हॉवर्ड गार्डनर ने। साथियों, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत अगर बात की जाए तो बहुकारक सिद्धांत, जिसको हम बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, ये हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है, जिसमें इन्होंने अनेक प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, अलग अलग भागों में डिवाइडेशन कर रखा है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है। गिलफोर्ड का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो संक्रिय उत्पाद का सिद्धांत है, जबकि स्पीयरमैन ने द्वितत्व और त्रितत्व का सिद्धांत दिया है। साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 4 है, किशोर अवस्था के लिए एक शब्द कौन सा है? परिवर्तन, विकास, कुसमायोजन और काम प्रवृत्ति। देखो, किशोर अवस्था बाल विकास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है जो 12 वर्ष से लेकर लगभग 18 वर्ष तक चलती है। साथियों, किशोर अवस्था के लिए अगर हम एक शब्द की बात की जाए करें तो इसके लिए एक शब्द सर्वाधिक उपयोगी उचित माना जाता है, जो होता है परिवर्तन। अर्थात परिवर्तन वह शब्द है जो किशोर अवस्था को सही तरह से परिभाषित कर सकता है, क्योंकि परिवर्तन किशोर अवस्था में सर्वाधिक होते हैं, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो। साथियों, शारीरिक परिवर्तन सर्वाधिक चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स वगैरह में, शरीर के अंगों में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। तो ये सारी चीज़ें परिवर्तन जो सर्वाधिक होते हैं वो किशोर अवस्था में होते हैं। अतः पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। साथियों, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो आपके 5वां प्रश्न है, गेस्टाल्ट विद्यालय की स्थापना किसने की? वर्दीमर ने, कोहलर ने, कोबका ने और कर्टलेविन ने। साथियों, गेस्टाल्ट विद्यालय का संबंध किससे है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से है। और यहाँ पर गेस्टाल्टवादी विचारधारकों की अगर हम बात करें तो वर्दीमर, कोबका, कोहलर ये सभी गेस्टाल्टवादी विचारक है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है गेस्टाल्ट विद्यालय की, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है इनके द्वारा दिया गया है, गेस्टाल्टवादियों के द्वारा बात की जा रही है यहाँ पर गेस्टाल्ट विद्यालय की। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? साथियों, मैक्स वर्दीमर के द्वारा गेस्टाल्ट विद्यालय की स्थापना की गई है। स्पेशल रूप से इस प्रश्न को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 है, किशोर अवस्था में समायोजन की सर्वश्रेष्ठ विधि है शोधन, पलायन, द्विवा स्वप्न और मार्गांतरीकरण। देखो, किशोर अवस्था में समायोजन की सर्वश्रेष्ठ विधि की बात की जाए साथियों, द्विवा स्वप्न में क्या होता है? मन ही मन ख्यालों में खोया जाता है।
कि ये हो जाए, वो हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, मैं राष्ट्रपति बन गया, मैं खिलाड़ी बन गया, मैं प्रधानमंत्री बन गया, मेरी जॉब लग गई, मतलब एक तरह से दिन में सपने देखना, तो इसको आप सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं कह सकते हो साथियों। ना ही पलायन सर्वश्रेष्ठ विधि होती है किशोरावस्था में, बल्कि किशोरावस्था में जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है शोधन। शोधन को ही मार्गांतिकरण भी कहा जाता है साथियों। अतः विकल्प नंबर 1 भी सही है और विकल्प नंबर 4 भी सही है आपके प्रश्न नंबर 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर, तो आपके 7वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है साथियों, एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कोठारी, डॉक्टर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर यशपाल और प्रोफेसर अरविंद कुमार। तो देखो एनसीएफ 2005 नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष की बात की जाए, पिछली रीट जो हुई थी 2021 में, वहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था साथियों, और इसका जो सही उत्तर है प्रोफेसर यशपाल नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे एनसीएफ 2005 के। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 7 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर, तो 8वां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 8। साथियों 8वां प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प है आपके सामने, पितृ विरोधी ग्रंथि इलेक्ट्रा, मातृ विरोधी ग्रंथि ओडिपस 1 व 2 और पितृ प्रेम ग्रंथि इलेक्ट्रा। तो देखो सही विकल्प का आपको चयन करना है। इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है साथियों, और ओडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि जो ओडिपस ग्रंथि है ये लड़कों में पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो लड़के होते हैं वो अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं, और इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो लड़कियां होती है वो अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है पहला विकल्प, पितृ विरोधी ग्रंथि इलेक्ट्रा, तो इलेक्ट्रा लड़कियों में पाई जाती है और पिता से अधिक प्रेम करती है, तो ये तो गलत बात है, मतलब ये विकल्प गलत है। मातृ विरोधी ग्रंथि ओडिपस, ओडिपस लड़कों में पाई जाती है और लड़के अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं, तो ये भी गलत हो गया, तो 1 व 2 भी गलत है। अर्थात यह जो चौथा विकल्प है पितृ प्रेम ग्रंथि इलेक्ट्रा होती है साथियों, जो कि जो बच्चियां होती है, जो लड़कियां होती है, उनमें ये ग्रंथि पाई जाती है। अतः यहाँ पर जो चौथा विकल्प दे रखा है ये बिल्कुल सही आंसर है। तो प्रश्न नंबर 8 में चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9वां प्रश्न देखेंगे आपके। प्रश्न नंबर 9 है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकल्प देख लीजिए, आपके सामने विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है आपके सामाजिकरण, दूसरा है भाषाई विकास, तीसरा है वैयक्तिक मूल्य और चौथा है सामाजिक परिपक्वता। तो साथियों कोई प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हो रहा है, व्यवहार करना सीख रहा है, तो ये चीज़ें हम समाज में रहकर सीखते हैं और इस प्रक्रिया को कहा जाता है सामाजिकरण। क्या कहा जाता है इसको? सामाजिकरण कहा जाता है। विकल्प 1 आपके 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न है, विकास की सबसे मंद गति होती है 4 से 6 वर्ष में होती है, 6 से 8 वर्ष में होती है, 8 से 10 वर्ष में होती है और 10 से 12 वर्ष में होती है। तो देखो विकास की सबसे मंद गति 10 से 12 वर्ष में होती है साथियों, और इसको परिपाक काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? परिपाक काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? व्याख्यान विधि के द्वारा संभव है, निगमन विधि के द्वारा संभव है, आगमनात्मक पद्धति के द्वारा संभव है और पाठ्य पुस्तक पद्धति के द्वारा संभव है। साथियों पाठ्य पुस्तक पद्धति में सिर्फ और सिर्फ शिक्षक सक्रिय रहता है, छात्र सक्रिय नहीं रहते हैं, छात्र उस चीज़ को सुनते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम सहभागिता विद्यार्थियों की हो ही नहीं पा रही है यहाँ पर, तो ये गलत है। व्याख्यान पद्धति में बिल्कुल ऐसा ही होता है, अतः ये भी गलत है। तो निगमन पद्धति या आगमन पद्धति, कौन सा विकल्प आपके 11वें प्रश्न में सही है? तो इसका सही आंसर है साथियों आगमनात्मक पद्धति जो है, इसमें विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता संभव हो पाती है। क्योंकि आगमनात्मक पद्धति में क्या होता है, छात्रों से ही उदाहरणों के माध्यम से नियम निकलवाए जाते हैं।
तो विकल्प नंबर आपका 3 ही सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। साथियों 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 12वां प्रश्न है, भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान हैं। डेनियल, गोलमैन, टर्मन, बिनेट और डाल्टन। साथियों भावात्मक बुद्धि के बारे में इनमें से किसके द्वारा बताया गया है? तो इसका सही आंसर है डेनियल गोलमैन का नाम आप सभी ने सुना होगा। इनके द्वारा ही भावात्मक बुद्धि का वर्णन किया गया है। अतः 12वें प्रश्न में विकल्प नंबर आपका 1 सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। साथियों 13वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 13 है, निम्नांकित में ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? जानना, समझना, विश्लेषण करना और मूल्यांकन करना। तो प्रश्न नंबर 13 को थोड़ा समझ करके उत्तर देना। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 13वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? तो इसका जो सही आंसर है, ज्ञान संबंधी योग्यता का जो उच्चतम स्तर होता है वो होता है मूल्यांकन करना, और ज्ञान संबंधी योग्यता का जो निम्नतम स्तर होता है ज्ञानात्मक का, वो हमारे ज्ञान से लिया जाता है, जैसे किसी चीज़ की परिभाषा देना। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका 4 सही हो जाता है साथियों प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, बाल अध्ययन समिति के जनक कौन हैं? पेस्टोलॉजी है, स्टेनले होल है, कमेनियस है और प्लेटो है। तो 14वें प्रश्न में अच्छे तरह से देख लीजिए कौन सा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 14 में सही आंसर होगा। साथियों देखो 14वें प्रश्न में सही आंसर बाल अध्ययन समिति के जनक आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा स्टेनले होल। स्टेनले होल को साथियों किशोर अवस्था का जनक भी कहा जाता है। बाल अध्ययन समिति के जनक भी यही है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो आपके 15वां प्रश्न, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? रूसो का, जॉन लोक का, स्वामी विवेकानंद का और अरस्तु का। साथियों 15वें प्रश्न में सही उत्तर बताओ कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य के अंतर्निहित, अंतर्निहित मतलब उसके अंदर जो चीज़ें निहित है, अंदर जो चीज़ है उसने सोच रखी है, उसकी पूर्णतः बाहर जो अभिव्यक्ति करते हैं उसको ही शिक्षा कहा जाता है। इसको ये जो कथन कहा गया है ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है। तो आपके थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 15 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए ही है, लेकिन फिर भी आप इसको लाइक भी नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो, तो यार ये कहीं ना कहीं आप लोगों की कमी है। बाकी जितना मुझसे बन पाता है वो तो मैं आपके लिए करता ही हूँ। चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 16, बहिर्दर्शन विधि का प्रकार नहीं है, औपचारिक, अनौपचारिक, कर्मिक और वैयक्तिक। साथियों एक तो होता है अंतर्दर्शन विधि और एक होता है बहिर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि में क्या होता है, जो जिसका भी मापन किया जाता है वो खुद ही अपने बारे में बताता है, और बहिर्दर्शन विधि में बाहर से देखा जाता है। तो बहिर्दर्शन विधि औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है और वैयक्तिक भी होती है, लेकिन कर्मिक नहीं होती है। अतः यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है ये बहिर्दर्शन विधि के प्रकारों में सम्मिलित नहीं होगा। साथियों 16वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो 17वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17, इच्छाओं का जन्म मस्तिष्क के किस भाग में होता है? चेतन मन में, अचेतन मन में, अर्धचेतन मन में और इनमें से सभी। जो हमारे अंदर इच्छाएं जन्म लेती है, आप सभी के अंदर इच्छाएं जन्म लेती होगी। सभी के क्या, जो भी इस संसार में जो भी प्राणी है, जो भी व्यक्ति है, जो भी मनुष्य है, साथियों सभी के मन में कोई ना कोई इच्छा जरूर जन्म लेती है। तो उन इच्छाओं का जो जन्म होता है, जहाँ से वो इच्छाएं उठती है, वो कौन से मन के कौन से भाग से उठती है? हमारे अचेतन मन से उठती है। साथियों कहाँ से उठती है ये इच्छाएं? हमारे अचेतन मन से उठती है। और जब इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ये वापस ये जो इच्छाएं ये अचेतन मन में ही दमित हो जाती है। तो 17वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। साथियों 18वां प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर की संतान का डॉक्टर बनना किस सिद्धांत का पालन करता है? प्रतिगमन का सिद्धांत आ रहा है, या फिर ये विभिन्नता का सिद्धांत आ रहा है, या फिर ये असमानता का सिद्धांत आ रहा है,
या फिर ये समानता का सिद्धांत आ रहा है। तो देखो, डॉक्टर की संतान का डॉक्टर बनना, मतलब जैसे पिताजी है वैसे ही उनकी संतान है, मतलब समान है साथियों। और समान है तो फिर कौन सा सिद्धांत लगेगा? समानता का सिद्धांत लगेगा। अतः यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर 18 में चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। साथियों 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या एक अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है? मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, संकेतात्मक कूट भाषा द्वारा संप्रेषण और टेलीफोन द्वारा संप्रेषण। तो बताओ प्रश्न नंबर 19 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? यहाँ पे देखो, अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, लिख कर के यदि संप्रेषण कर रहे हैं तो वो शाब्दिक रहेगा, बोल कर के संप्रेषण कर रहे हैं तो वो भी शाब्दिक हो सकता है, टेलीफोन द्वारा संप्रेषण किया जा रहा है तो वो भी शाब्दिक हो सकता है। लेकिन संकेतात्मक कूट या भाषा द्वारा यदि हम संप्रेषण कर रहे हैं तो फिर वो कौन सा संप्रेषण के प्रकारों में सम्मिलित होगा? अशाब्दिक संप्रेषण में। अतः यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20 है, मनुष्य की उत्तेजित अवस्था को कहा जाता है? काम प्रवृत्ति, क्रंदन, भय और संवेग। तो देखो, मनुष्य की जो उत्तेजित अवस्था है इसको हम काम प्रवृत्ति तो नहीं कह सकते, ना ही भय कह सकते। भय तो संवेग का एक प्रकार है साथियों। जो उत्तेजित अवस्था मनुष्य की होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 20 में इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा संवेग कहा जाता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 21 की ओर। लास्ट में कमेंट करके जाना 30 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, और किसी प्रश्न में कोई त्रुटि अगर आपको नजर आती है तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना। साथियों, आप वीडियो देखते ही हो तो कमेंट बॉक्स भी देख लिया करो, क्योंकि कहीं पर कोई त्रुटि हो जाती है भूलवश तो उसका संशोधन हम कमेंट बॉक्स में ही करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो साथियों प्रश्न नंबर 21 पे हम आ चुके हैं। आपके 21वां प्रश्न है, जेबी वाटसन ने प्राथमिक संवेगों की संख्या कितनी बताई है? 8, 6, 4 और 2। ये आपको जेबी वाटसन के अनुसार ही बताना है। 21वें प्रश्न का सही आंसर दीजिए। कौन सा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 21 में सही रहेगा? तो साथियों 21वें प्रश्न का जो सही आंसर है, जेबी वाटसन ने प्राथमिक संवेगों की संख्या कितनी बताई है? 4 बताई है। कितनी बताई है? 4। तीसरा विकल्प आपका सही है। और 4 संवेग कौन कौन से हैं? जैसे भय है, प्रेम है, क्रोध है और कष्ट है। भय, प्रेम, क्रोध और कष्ट, ये 4 संवेग जेबी वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के अंतर्गत सम्मिलित किए हैं। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 21 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22वां प्रश्न है, एरिक्सन के सिद्धांत में बालक स्वतंत्रता बनाम शर्म की अवस्था किस आयु वर्ष में संचलन करता है? जन्म से 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। तो एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया था वो था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। साथियों, अपने इस सिद्धांत में एरिक्सन के द्वारा 8 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया गया था। और स्वतंत्रता बनाम शर्म की अगर हम बात करें तो ये कौन सी अवस्था में? जन्म से 1 वर्ष में तो विश्वास बनाम अविश्वास की बात की जा रही थी। साथियों 1 से 3 वर्ष में भी ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था है यही स्वतंत्रता बनाम शर्म की अवस्था कहलाती है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में फ्रायड ने कितनी अवस्थाओं का प्रतिपादन किया? 4, 5, 8 और 6। साथियों, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत और मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। और मनोलैंगिक विकास के इस सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड ने 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 5 अवस्थाओं का। तो 23वें प्रश्न में आपके जो दूसरा विकल्प है यही सही रहेगा साथियों। देखो, जैसे मुखी अवस्था, गुदी अवस्था के बाद में आपके सबसे पहले तो मुख्य अवस्था आती है,
फिर आपके गुदी अवस्था आती है, फिर आपके लैंगिक अवस्था आती है, फिर सुषुप्त अवस्था आती है, फिर जननेंद्रिय अवस्था आती है। तो ये 5 अवस्था इन्होंने बताई है। विकल्प नंबर 2 ही आपके प्रश्न नंबर 23 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो आपके 24वां प्रश्न है, बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय विकसित किया किसने? बिने ने, रीड ने, टर्मन ने और केटल ने। साथियों ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया है? 24वें प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 3 सही है। टर्मन के द्वारा बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय विकसित किया गया है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु में इनटू 100 का प्रयोग टर्मन ने ही किया था। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो 25वां प्रश्न, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में और उपरोक्त सभी में। साथियों व्यक्तिगत भेद जिसको हम व्यक्तिगत विभिन्नता भी कह सकते हैं, बुद्धि स्तर में भी व्यक्तिगत विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी कि अलग अलग बालकों में अलग अलग बुद्धि पाई जाती है। उनकी जो अभिवृत्ति है उनमें भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। उनकी जो गतिवाही योग्यता है उनमें भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इनमें से सभी में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। चौथा विकल्प 25 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। 26वां क्वेश्चन नहीं है लेकिन कुल प्रश्नों की संख्या 31 है, तो वहां पर आप टोटल प्रश्न 30 कर सकते हो क्योंकि एक प्रश्न कम है यहाँ पर 26वां। तो 27वां प्रश्न हम देख लेते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या इस पेपर में 31 है साथियों। देखो 27वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर और इनमें से सभी। तो देखो विकल्पों को देखते हुए एनसीएफ 2005 रटने पर तो बल नहीं देगा, रटने पर बल नहीं देगा तो इनमें से सभी पे भी नहीं देगा। अब आपके सामने 2 विकल्प है, करके सीखने पर और समस्या हल करने पर। साथियों इनमें से जो बिल्कुल सटीक उत्तर आपका आता है वो है करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर एनसीएफ 2005 बल देता है, जिसमें बोझ रही शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, बिना भार के अधिगम भी इसको हम कह सकते हैं। तो विकल्प 1 आपके 27 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव और अधिगम अनुभव। साथियों मूल्यांकन के त्रिकोण में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? शैक्षिक उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है, अधिगम अनुभव भी इसमें प्रदान किया जाता है और इसमें मूल्यांकन भी किया जाता है, लेकिन शिक्षण अनुभव जैसा कोई भी बिंदु इसमें नहीं होता है। अतः तीसरा विकल्प जो है ये मूल्यांकन के त्रिकोण के भाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 29 पर। 29वां प्रश्न है, रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है दिए गए विकल्पों में से। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, पिछड़े हुए बच्चों में, प्रतिभाशाली बच्चों में, मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों में और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता पिछड़े हुए बालकों में नहीं हो सकती है साथियों। ये तो मूर्त चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं, बल्कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनमें अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता अधिक पाई जाती है। तो प्रतिभाशाली वाला जो दूसरा विकल्प है 29वें प्रश्न का सही आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हों तो हमारा हौसला अफजाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 30 की ओर। तो 30वां प्रश्न है आपको, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो तनाव को कम करने के जो अप्रत्यक्ष ढंग होते हैं साथियों उनको क्या कहा जाता है? उनको रक्षात्मक यांत्रिकता कहा जाता है, या समायोजन की यहाँ पर अप्रत्यक्ष विधियाँ भी इनको आप कह सकते हो। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों 30वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पर 30 ही प्रश्न है इस टेस्ट में, अगले में 31 है शायद, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ साथियों। ये 30 प्रश्न पूरे हुए। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही बैठ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए आप हमारा
जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्लेलिस्टें लगा रखी है, तो वहाँ सब पर से भी आप टेस्ट अटेंड कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सभी को। अब मिलते हैं शिक्षण विधियों के वीडियो में।